तो एक बार जरा क्वेश्चन को, हेलो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हमारे पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करके। इसको मैं दो तरह से सॉल्व करूँगा। तो मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसके दोनों सोल्यूशन देखना। पहले तो मैं इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करूँगा और इसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। ठीक है, तो ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें हो क्या रहा है। क्वेश्चन ये है, ए 10 kg स्मॉल ब्लॉक इज पुल्ड इन द वर्टिकल प्लेन अलोंग ए फ्रिक्शनलेस सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। तो इस ब्लॉक को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं। एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। द अप्लाइड फोर्स इज ऑफ 200 न्यूटन एज शोन इन फिगर। जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, 200 न्यूटन के बराबर है। इफ़ द ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट ए द स्पीड एट बी वुड बी। तो बी पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी ये हमको बताना है क्वेश्चन में। जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको लिखना होगा वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज हम लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो मैं लिखता हूँ K2 यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस समेशन W। ये हमने कर लिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेते हैं हाफ, मास से ब्लॉक का 10 और इसकी स्पीड मान लेते हैं v के बराबर है, और इनिशियल कितना है 0 इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा ए से बी, जब ये ब्लॉक ए से बी मूव करेगा तो इस ब्लॉक पर कुल कितने फोर्सेस दिख रहे हैं हमको। गरिमा कितने फोर्सेस देख पा रही हो इस पर? हाँ, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बिल्कुल सही सर। एक ग्रेविटी का, हाँ, तो एक यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और सर एक टेंशन भी लग रहा होगा। एक टेंशन लग रहा होगा। तो मैंने टेंशन भी बना दिया, ये टेंशन लग रहा है। ठीक है, ये टेंशन T लिखा हमने यहाँ पर। इसके अलावा और तो कोई फोर्स नहीं है। किसी को कोई और फोर्स नजर आ रहा हो इसमें? दीपक, अवनीश, कोई और फोर्स देख पा रहे हो इसमें? कोई और फोर्स है क्या? तो इतने ही फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वर्क अवनीश कितना होगा? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन लिखना है हमको लिखना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल और वर्क डन बाय टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अवनीश तुमको बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कितना आप बताया अभी? क्यों अवनीश? अवनीश नॉर्मल का वर्क बताओ। ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये गरिमा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0। ऋत्विक, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना? ऋत्विक, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताओ जरा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा इसमें? एक सेकंड, अभी भी आया हूँ क्लास में। अच्छा चलो, तो तुमसे नहीं पूछते हैं। रिया तुम बताओ। रिया, वर्क डन जो है नॉर्मल रिएक्शन का आएगा 0। ये मैंने तुमको बताया हुआ है ना पहले कि अगर कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हमेशा अगर कोई भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी। ठीक है, इस पाथ पर, कर्व पर, इस कर्व पाथ पर जब ये पार्टिकल चलेगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल है ना इसके। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? नॉर्मल रिएक्शन है रेडियल। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो एक का काम तो तमाम हो गया। नॉर्मल रिएक्शन को हमने लिख लिया, उसका वर्क डन कितना आ गया? 0 के बराबर। अब आते हैं हम, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5v² लेफ्ट साइड में। 5v² इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सिंपल है निकालना, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालने में। तो पहले मैं देख लूँ कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है।
तो ब्लॉक अगर ए से बी पहुंच गया तो मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है। तो ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में वो इतना होगा, ए बी, इसको मैं सी लिख देता हूँ चलो। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इतना हुआ ना, ए सी के बराबर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए सी है। क्लियर है? बोलो भाई। Yes. तो ओ सी, अच्छा ओ ए हमको पता है, ओ ए कितना है, ओ ए है 10 मीटर के बराबर, ठीक है। और ओ सी कितना है, ओ सी बताओ हमको। ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 10 मीटर है। तो ओ सी कितना आएगा, ओ सी होगा 10 cos 60, 10 cos 60, तो ये कितना हो गया 5 मीटर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई, ए सी होगा ओ ए माइनस ओ सी, सर 5 आएगी। तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 मीटर के बराबर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका कितना है 5 मीटर के बराबर। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में वो है वर्टिकली अपवर्ड, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्क आएगा ये आएगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना लिखूँ मैं, एम जी की वैल्यू लिखते हैं पहले। तो एम कितना है 10, जी को भी 10 ले लेना है, तो ये एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा हमने 5, और ये कैसा होगा, नेगेटिव हो रहा। नेगेटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक का वो अपर डायरेक्शन में है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब असली काम करना है हमको, वो निकालना है वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। तो टेंशन के वर्क का कैलकुलेशन करना है, ठीक दिख रहा है ब्लॉक, जो छोटा सा ब्लॉक अभी बनाया हमने, ये ब्लॉक है। अब अगर हम इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, और ये स्ट्रिंग कहाँ पे, पॉइंट बी की तरफ डायरेक्टेड है हमेशा, तो मैं इसको ये देखो यहाँ से बनाता हूँ, ये कनेक्ट करता हूँ, ये तो मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ इसको, थोड़ा एक्यूरेट तुमको समझ में आ जाए। मतलब मैं अपने हाथ से इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तुमको बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए कि जो स्ट्रिंग है उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो क्या इस टेंशन को, ये स्ट्रिंग की पोजीशन ये होगी, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगा, क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन को हम टेंजेंशियल कह सकते हैं अभी? क्या ये जो टेंशन लग रहा होगा यहाँ पर टी, क्या इस टेंशन को हम इसके पाथ के टेंजेंशियल कह सकते हैं? क्योंकि टेंजेंट तो इधर होगी, टेंजेंट तो मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर आएगी टेंजेंट, और टेंशन ये है, तो हम इसको टेंजेंशियल तो नहीं कह सकते टेंशन को, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करें क्या हम? तो उसके लिए हमने किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर ब्लॉक की पोजीशन को मान लिया कि ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और एक लाइन यहाँ पर खींचता हूँ किसी इंस्टेंट पर, ये है ब्लॉक किसी इंस्टेंट पर कितना एंगल से मूव कर गया है, थीटा एंगल मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा कि ये कितना एंगल से मूव कर गया है, थीटा से। तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है कितना एंगल से रोटेट कर गया है, या ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना एंगल से रोटेट कर गई है, थीटा एंगल से, ठीक है। क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, अब अगर ये बताओ कि जब ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा होगा, टेंशन इस तरफ से होगा, ये टेंशन की डायरेक्शन मैंने बना ली, और एक लाइन ना मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जिससे कि तुमको डायग्राम थोड़ा क्लियर दिखे। ये वाला मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये हटा दिया, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब तुमको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ से। तो टेंशन जो मैंने बनाया वो यहाँ पर है। तो मैं टेंशन के दो कंपोनेंट करता हूँ। टेंशन का एक कंपोनेंट कर रहा हूँ मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और एक कर रहा हूँ रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो बनाया हमने ये है टेंशन टी यहाँ पर। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा, या मैं नीचे जाके नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअल में वो बनेगा ऐसा,
है ना, यानी इसके अलाउंग। तो ये लाइन मैंने ये खींची, टेंशन का एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एंगल की। ठीक है, तो अब देखो मैं कौन सा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लूँगा। मैं लेता हूँ ये ओ बी और एक ये। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। राइट एंगल तो वो आदत पड़ गई है बोलने की, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो ओ बी और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं हम। इस पॉइंट को नाम दे दिया, मान लो हमने यहाँ पर डी नाम दे देते हैं इसको, कि ये कितना है डी। ठीक है, इसको मैंने लिखा यहाँ पर डी। और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, अल्फ़ा है। कौन सा वाला एंगल अल्फ़ा लिया, ओ डी बी। अगर ओ डी बी अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है, ओ बी डी। अगर ये अल्फ़ा एंगल है तो ये वाला कितना होगा यहाँ पर, ये आवाज़ नहीं आई किसी की। गरिमा तुम बताओ, गरिमा। यस सर। इस एंगल की, अगर ये एंगल अल्फ़ा है यहाँ पर तो ये एंगल कितना होगा इधर, सर वो वाला ऊपर वाला थीटा था तो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा। ना 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 ना, ये 60 माइनस थीटा होगा ना। अच्छा ठीक है सर। ये 60 माइनस थीटा है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना होगा, किसी को क्लिक कर रहा है? अल्फा होगा सर। हाँ, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं तो ये भी अल्फ़ा होना चाहिए। तो अपोजिट साइड्स के अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी अल्फ़ा आया। अब हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसमें अल्फ़ा और थीटा में। तो अल्फ़ा और थीटा का रिलेशन हम लिख सकते हैं 60 माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तीनों एंगल ऐड कर दिए तो ये कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। ठीक है, तो इससे क्या रिलेशन आया, 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 120 प्लस थीटा। 120 प्लस थीटा। तो अल्फ़ा कितना हो गया, 60 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, बोलते जाओ। नहीं सर। इतना क्लियर है ना, अल्फ़ा इक्वल टू 60 प्लस थीटा बाई 2 है। अब मुझे टेंशन का वर्क लिखना है, तो मुझे लिखना होगा टेंशन का जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो चाहिए। तो ये है अल्फ़ा एंगल, तो टेंशन का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में कितना लिख दें हम, हाँ ये हो जाएगा टी कॉस अल्फ़ा के बराबर। ये है टेंशन टी यहाँ पर, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसमें हो जाएगा टी साइन अल्फ़ा के बराबर। अब हम वर्क लिखेंगे वर्क डन बाय टेंशन। तो वर्क डन बाय टेंशन देखो मैं लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू टी कॉस अल्फ़ा की वजह से तो वर्क जीरो होगा क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। टी कॉस अल्फ़ा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो इसका वर्क डन तो जीरो हो गया उसी लॉजिक से जिससे हमने नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो किया था। अब वर्क कौन करेगा, टी साइन अल्फ़ा। तो टी साइन अल्फ़ा ये है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे हम, इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। कितना, देखो ये था थीटा, तो इस ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो कितना एंगल से आगे बढ़ा दिया हमने इसको, डी थीटा से। ठीक है, इसको कितना एंगल से आगे किया हमने, डी थीटा से। तो अगर ये एंगल डी थीटा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका आर डी थीटा, तो टी साइन अल्फा इंटू आर डी थीटा। और ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऋत्विक? वर्क ये पॉजिटिव होगा टेंशन का टी साइन अल्फा का, या नेगेटिव होगा वर्क? वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन की जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है आर डी थीटा ये भी टेंजेंशियल ही है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आर डी थीटा में थीटा बहुत छोटा सा एंगल है, इसलिए आर डी थीटा को हम ऑलमोस्ट क्या मान के चल रहे हैं, स्ट्रेट मान के चल रहे हैं, है ना। तो टी साइन अल्फा इंटू आर डी थीटा इतना हो गया। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे।
इसको इंटीग्रेट करेंगे अब हम, है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू, टेंशन को तो हमने बाहर निकाल दिया, टी, आर को भी बाहर निकाल दिया। टेंशन कांस्टेंट है इसमें। अच्छा, टेंशन के बारे में बात नहीं हुई अभी। टेंशन इसमें वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा, बताओ भाई कोई। सान्या, टेंशन इसमें कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? शायद कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, कांस्टेंट है, सही जवाब है तुम्हारा। अब रीज़न बताओ क्यों कांस्टेंट है। पता नहीं सर। अच्छा, गरिमा। सर टेंशन चेंज थोड़ी ना हो रहा है, एंगल इक्वल चेंज हो रहा है। अरे यार देखो, मैंने तुमको एक, देखो स्ट्रिंग मासलेस है इसमें, है ना, स्ट्रिंग मासलेस है। और मैंने तुमको बताया हुआ है एक छोटा सा तरीका, कई जगह तुमको ये बताया है कि मान लो स्ट्रिंग के इस हिस्से का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। ये छोटा सा पार्ट, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। स्ट्रिंग का ये वो हिस्सा है जिस पर किसी ने इसको फोर्स F लगा के खींचा हुआ है। तो फोर्स F, और यहाँ पर क्या लग रहा होगा, टेंशन। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन लिखें F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो स्ट्रिंग के इस एलिमेंट का मास कितना है, 0 है। तो इसमें एक्सलरेशन हो चाहे ना हो, नेट फोर्स इस एलिमेंट पर हमेशा कितना रहेगा, 0। तो F इक्वल टू कितना आएगा, T के बराबर। ठीक है, F इक्वल टू T, और T कितना है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन। तो इसमें टेंशन कांस्टेंट है 200 न्यूटन के बराबर। तो टेंशन भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, अंदर बचता है साइन अल्फा डी थीटा। अब ये डी थीटा है और अंदर है अल्फा, तो हमें अल्फा को कन्वर्ट करना होगा किसमें, थीटा में। तो ये T इंटू आर इंटू साइन, अल्फा को लिखा हमने 60। तो अब हमने ये लिखा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन की लिमिट्स बताइए क्या होंगी। सर 0 से 60। हाँ, ये होंगी 0 से 60 तक। ठीक है, रेडियन में लिखना चाहिए वैसे, चलो हम लिखते हैं अभी इसको 60 लिख देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर कितना आता है ये देखते हैं। तो T इंटू आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 60 प्लस थीटा बाई 2। अब भाई आप लोग जो है इंटीग्रेशन तो अपने को इतना आता ही है, इसके साथ में और क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे 60 प्लस थीटा बाई 2 है ना, तो एक चीज़ और आएगी साथ में, क्या आएगा, सर 2। इंटू 2 करूँ, यस सर। तो इंटू 2 किया। ये थीटा बाई 2 का जो 2 है ये नीचे डिवाइड होगा तो पहुँच जाएगा ये ऊपर 2। और लिमिट्स हैं 0 to 60। वैल्यूज़ रखो कितना आता है, T इंटू आर, माइनस साइन को मैंने अभी बाहर निकाल दिया, और ये हो जाएगा कॉस 60 प्लस। अब थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा कितना है क्वेश्चन में, अपर लिमिट रखो ना यार 60, तो कितना हो जाएगा 60 बाई 2 यानी 30 माइनस कॉस 60 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा, ये 60 बचेगा। तो ये आया माइनस T इंटू आर, ये हुआ कॉस 90 और माइनस कॉस 60, और ये माइनस साइन बाहर, कॉस 90 0, और सॉल्व करके कितना जाएगा, ये T इंटू आर अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। टेंशन कितना है, 200, रेडियस कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया ये टोटल, सॉल्व कर सर 1000 आ गया ये। क्या कुछ छूट, अच्छा 2 छूट गया इसका, हाँ सही बात है। अरे तुम लोग ध्यान देते रहो ना, इंटू 2 भी था ना एक। हाँ सर, तो 2000 आएगी फिर वैल्यू। नहीं, हाँ 2000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटू 2 था, ये छूट ना जाए, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, इंटू 2 इक्वल टू, तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 2000 जूल के बराबर। तो ये सारा वर्क अब हम लिख देते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो जरूर तुम लोग करके दिखाओ जरा कितना आ रहा है ये। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तो हमने लिख ही दिया था। अब मैं इस इतने हिस्से को यहाँ से हटाता हूँ, और वर्क डन बाय
mg का वर्क डन कितना आया था? -500 आ रहा है। सर -500 आया था। हाँ, ऊपर लिखा होगा, हमने कहीं लिखा हुआ है ना यार इसको। तो ये तो 10√3 आ रहा है। तभी 3 आ रहा है। 10√3 आ रहा है। सर 10√3 ही आ रहा है आंसर। अच्छा तो अब हम इसको करते हैं 5v² इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना आया था? सर -500। तो -500 प्लस टेंशन का कितना आया है? 2000। सर 2000। तो v² इक्वल टू कितना हुआ? माइनस +1500 का डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 10√3। तो इसका आंसर हुआ 10√3 के बराबर। लेकिन टेंशन का जो वर्क का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करने के लिए हमको टेंशन को टेंजेंशियल लेके करेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा, इस तरह निकालना पड़ेगा हमको। इसका आंसर अपने उसमें बुक में क्या दिया हुआ था? यही वाला था क्या, बी? 10√3 दे रखा है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन ये है। तो फिर आंसर तो ठीक है, इसका सेम आ रहा है ना। बस प्रोसेस जो है वो सोल्यूशन की जो मैं देख रहा था, एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे दिखाया था, तो वो अलग थी यहाँ पर, लेकिन हमको इसको सॉल्व ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अब जरा कुछ डिस्कशन कर लो। इसमें कुछ पूछना है क्या, जो कुछ हमने किया अभी सारा कुछ? तो दोबारा बता दो, नॉर्मल का हमने वर्क 0 पे किया था। नॉर्मल रिएक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना? नहीं आया समझ में? नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ लग रहा होगा भाई ऐसे n, और वेलोसिटी तो होगी हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकालेंगे इधर इसकी। तो जब भी नॉर्मल कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उसका वर्क डन कितना हो जाता है? 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। मैक्सिमम कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है तो मोस्ट लाइकली वो कंजर्वेटिव होगा, यानी उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। तो अब इसमें आप लोग ये भी क्वेश्चन डाल सकते हैं कि फ्रिक्शन भी कांस्टेंट होता है कई बार, और वो फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फ्रिक्शन फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो फ्रिक्शन फोर्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी मैं केवल इतना बताऊंगा आपको कि जो मैक्सिमम कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है ये एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? बी। यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है टेंशन। इधर ब्लॉक कहीं पर भी रहे, टेंशन हमेशा पॉइंट पी की तरफ डायरेक्टेड रहता है। जब ब्लॉक यहाँ पर था तब टेंशन इधर है, जब ब्लॉक यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर है, जब ए पर रहा होगा तो इधर है। तो टेंशन ऑलवेज रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट बी, और टेंशन कांस्टेंट भी है। इसकी वैल्यू कितनी है? फोर्स F के बराबर है, स्ट्रिंग मास लेस, इसलिए F इक्वल टू T इक्वल टू कितना होगा? 200 न्यूटन के बराबर ही है। तो अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगाता हूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो मैंने लिखा हाफ, मास है 10, वेलोसिटी है v, तो हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेज। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वर्क कितना आ रहा है इसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ब्लॉक का? 5 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नेगेटिव, तो माइनस m यानी कि 10, g को भी 10 ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट 5, तो ये तो नेगेटिव वर्क लिख लिया, प्लस वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने टेंशन का वर्क इंटीग्रेट करके निकाला है, लेकिन अगर ये मैं मान लूँ कि टेंशन यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डिपेंड करेगा केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो इनिशियल पोजीशन क्या है ब्लॉक की? A है, और फाइनल पोजीशन क्या है? B है। तो जो डिस्प्लेसमेंट कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट केवल हमको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये
सर्कुलर आर्क का एक हिस्सा है, ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस आर है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो आप सिंपल ज्योमेट्री से जानते हो कि ये भी एंगल भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपोजिट साइड्स के जो एंगल हैं वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना चाहिए। तो अब इससे तुरंत पता चल गया कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री के बराबर है। अगर थीटा 60 है तो फिर ए बी कितना हो गया? ये रेडियस आर के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमको पता चल गया यहाँ से कि ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? रेडियस के बराबर है, यानी कि 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। तो टेंशन कितना है? 200 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? रेडियस आर के बराबर, यानी 200 इंटू 10, तो वर्क आ जाएगा 2000 न्यूटन। और ये वर्क कैसा आएगा? ये वर्क पॉजिटिव आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, मैं बीच में आ गया तो शायद कुछ हिस्सा दिख नहीं रहा है, मैं हो जाता हूँ जरा साइड में। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 5v² इक्वल्स टू -500 प्लस 2000, यानी v² इक्वल्स टू आ जाएगा, ये होगा 1500 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 300 के बराबर। और v इक्वल टू आ जाएगा सॉल्व करने पर 10√3। तो वेलोसिटी कितनी आ जाती है? यहाँ से भी 10√3 आ जाती है, और आंसर हो जाएगा बी। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह की अप्रोच आपको नहीं लगानी है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। आप मेथड वही यूज़ करो जिसकी आपने प्रैक्टिस की है। हाँ, अगर आपने इस वाले मेथड को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आप कई क्वेश्चन में इसको यूज़ कर चुके हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप जिस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएं उसी को एग्ज़ाम में यूज़ करें। पहली बार में ही एक आध दो चीज़ों में कहीं आपने ये सीख लिया और डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप यूज़ करोगे तो उसमें गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी स्टंट के साथ एक वार्निंग आती है ना कि ये जो स्टंट है किसी एक्सपर्ट के द्वारा किए गए हैं, आपको खुद नहीं करना है। तो पहले इसके एक्सपर्ट बनो, इसके बाद इसको अप्लाई करना। मैंने ये तरीका केवल इसलिए बताया कि हमारा जो सोचने का तरीका है, एक डायमेंशन और खुलेगी, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर किसी अच्छे और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।